हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट टाइम अपन जेनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो जितना आपने कंप्लीट किया था उससे आगे आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं रिवीजन कर देता हूँ, थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं आपका पहले, ठीक है। तो देखो, मैंने कल आपको एक तो बताया था जेनेटिक्स के बारे में, ओरली बता देता हूँ। जेनेटिक्स के बारे में अपन ने 3 चीजें लिखी थी। पहली चीज तो ब्रांच ऑफ साइंस लिखा था। सेकंड हमने लिखा था कि इसके जो फादर थे वो ग्रेगर जॉन मेंडल है। और तीसरी बात, इसमें 2 चीजों के बारे में स्टडी की जाती है, एक हेरिडिटी और दूसरा होता है वेरिएशंस। ये 3 बातें हमने लिखी थी। क्या क्या? पहले तो ब्रांच के बारे में, ब्रांच ऑफ साइंस, 2 मिनट लगेंगे रिकेप करने में। सेकंड, फादर थे इनके ग्रेगर जॉन और मेंडल, ये। और तीसरी बात इसके अंदर हेरिडिटी एंड वेरिएशंस के बारे में स्टडी की जाती है। यानी ये 3 चीजों के बारे में स्टडी की जाती है। फिर हेरिडिटी के बारे में हमने देखा था। इसके बाद में हेरिडिटी के बारे में अपन ने क्या देखा था कि जब भी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर मूव कर रहा है, जब भी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, उसी को ही अपन कहेंगे हेरिडिटी। इसके बाद में हमने देखा था वेरिएशंस। अब वेरिएशंस का मतलब क्या होता है? जब भी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर मूव करता है तो उसमें कुछ चेंजमेंट आते हैं। उन चेंजमेंटों को ही अपन जिस नाम से जाना जाता है वही होता है वेरिएशंस। जो चेंजमेंट देखने को मिलते हैं वही होता है वेरिएशंस। अब ये वेरिएशंस होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक तो होता है सोमेटिक वेरिएशंस, सोमेटिक वेरिएशंस, और एक होता है गेमेटिक वेरिएशंस, गेमेटिक वेरिएशंस। सोमेटिक वेरिएशंस होता है, ये वाला जो वेरिएशंस होता है वो अकर होता है हमारी बॉडी सेल के अंदर, बॉडी सेल। यानी देखो, मेल के अंदर तो स्पर्म और फीमेल के अंदर ओवा, इन दोनों को लेफ्ट करने के बाद में जितनी भी सेल बनती हैं वो सारी बॉडी सेल है। तो सोमेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है बॉडी सेल के अंदर। और ये जो गेमेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है वो मिलता है इन गेमेट सेल के अंदर। कौन सी सेल के अंदर? गेमेट सेल के अंदर। गेमेटिक वेरिएशंस देखो, नाम से ही क्लियर है, गेमेटिक वेरिएशंस इन गेमेट सेल के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, यहां तक की बातें समझ में आ गई ना? अब चलो उससे आगे मूव करते हैं। फिर देखो, हमने देखा था ये जो वेरिएशंस हो रहे हैं इनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है भाई, उसका नाम है रिप्रोडक्शन। यानी वेरिएशंस हैं वो हो रहे हैं, उनके पीछे जो रीजन है वो है रिप्रोडक्शन। फिर हमने रिप्रोडक्शन भी 2 तरह के देखे थे। कितने तरह के? 2 तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, वो 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो तरह के वेरिएशंस, एक रिप्रोडक्शन के अंदर पहला सेक्सुअल और दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दोनों। ठीक है, इसके अंदर मोर वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसके अंदर दोनों ही पेरेंट्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, फादर और मदर दोनों ही। जबकि इसके अंदर सिंगल पेरेंट है वो इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसके अंदर फ्यूअर
यानी बहुत ही स्मॉल कैरेक्टरिस्टिक्स ही जो चेंज होते हैं वो देखने को मिलते हैं, यानी फ्यूअर वेरिएशंस। यहां तक की बात हमने कल कर ली थी। अब हम आगे आज से स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन है ना इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं वो देखने वाले हैं। आज अपन कुछ डेफिनेशंस हैं वो देखने वाले हैं। तो हेडिंग डालो डेफिनेशंस। यहां से इसके अंदर जो पहली डेफिनेशन हम देने वाले हैं वो है डीएनए के बारे में, यानी डीएनए के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ने वाले हैं। ये मैंने लिखा डीएनए। अब देखो जरा बोर्ड के ऊपर देखो, सारे सामने देखो। डीएनए के बारे में देखो, ये एक न्यूक्लिक एसिड है। एनए का मतलब न्यूक्लिक एसिड है। कौन सा? डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको बोलेंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये अपन लिख देते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक और एसिड। ये तो इसकी फुल फॉर्म हो गई, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। दूसरी बात, ये इन भाई साहब का क्या काम है? ये हमारे हेरेडिटी कैरेक्टर को ट्रांसफर करने का काम करता है ना। हेल्प टू ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल, यानी डीएनए का काम है हेल्प टू ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल। सेकंड काम ये हो गया, ये हमारे जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने का काम करता है। तीसरी बात इसके अंदर अपन क्या लिखने वाले हैं? तीसरी बात इसके अंदर अपन लिख सकते हैं कि कहां पाया जाता है मेनली। तो ये मेनली न्यूक्लियस के अंदर देखा जाता है, किसी भी सेल के न्यूक्लियस के अंदर देखा जाता है। तो मेनली फाउंड, बीच में ये भी लिखना है, मेनली फाउंड इन न्यूक्लियस, मेनली फाउंड इन न्यूक्लियस, यानी मेनली ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। लेकिन एक नोट लगा के लिखना यहां पर, इसके अलावा ये प्लास्टिड, जिसको हिंदी में बोलते हैं हरित लवक, प्लास्टिड के अंदर भी देखने को मिलता है। और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें भी ये देखने को, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी देखने को मिलता है और प्लास्टिड के अंदर भी देखने को मिलता है। एक और बात, जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर सर्कुलर टाइप का डीएनए होता है। कैसा डीएनए होता है? सर्कुलर डीएनए। और उस सर्कुलर डीएनए का नाम है, इससे मिलता जुलता, ये प्लास्टिड है, वो प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड, यानी एक और इंपॉर्टेंट नोट निकल के आया कि बैक्टीरिया के अंदर सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है, जिसको अपन कहते हैं प्लाज्मिड। क्या कहेंगे? प्लाज्मिड। समझ गए? अभी देखो, आज हमने जो नया पोर्शन स्टार्ट किया ना, उसमें सबसे पहले मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया डीएनए। सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होगी इसकी? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। किस लिए काम में आता है? ये हमारे जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने के काम में आता है। ठीक है भाई, मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन इसके अलावा प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिलता है। और लास्ट के अंदर अपन ने देखा बैक्टीरिया के अंदर सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, जिसको बोलते हैं अपन प्लाज्मिड। अब ये फटाफट नोट डाउन कर लो, उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट है वो पढ़ने वाले हैं। ओके, अब दूसरी जो डेफिनेशंस है
दूसरी हमारी आज की जो डेफिनेशंस है वो है जीन के बारे में। जीन के बारे में, अब ये क्या चीज होती है? जीन के बारे में आप लिख सकते हो कि फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। किसी भी डीएनए के जो टुकड़े होते हैं, जो फ्रेगमेंट होते हैं, उन्हीं को अपन क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। जीन को व्यक्त करने के लिए या फिर डिफाइन करने के लिए हम कह सकते हैं जो डीएनए होता है उसके छोटे छोटे पार्टिकल हैं, उन्हीं को अपन कहेंगे जीन। तो पहली बात लिख लेते हैं कि फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए के जो फ्रेगमेंट होते हैं उन्हीं को ही अपन क्या बोलते हैं, या फ्रेगमेंट्स लिख सकते हो इसको, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उन्हीं को अपन क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। सेकंड लाइन इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? ये डिसाइड करते हैं, हमारे जेनेटिक कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं। डिसाइड जेनेटिक कैरेक्टर्स। ठीक है, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए डिसाइड जेनेटिक कैरेक्टर। इसके अलावा एक बात हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि जब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट के ऊपर, तो उस समय उन्होंने इस जीन को जीन नहीं कह के फैक्टर कहा था। क्या कहा था? फैक्टर। तो मैं तीसरी लाइन इसके अंदर ये लिखने वाला हूं कि मेंडल ने इनको क्या कहा था? फैक्टर। कॉल इट फैक्टर। मेंडल ने इसको क्या कहा? फैक्टर का। मेंडल कॉल इट फैक्टर। मेंडल ने इसको क्या कहा? फैक्टर कहा। तो ये जो वर्ड है जिन, वो किसने दिया फिर? ये जो जिन वर्ड है ये जॉनसन ने दिया था। फोर्थ बात अपन लिखने वाले हैं, ये जो जिन है ये वर्ड दिया था जॉनसन ने। जॉनसन ड्राइव वर्ड जिन। जिन जो वर्ड है वो है जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर रहा था, ये डिसाइड कर रहा है जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को, इसलिए इसको यूनिट भी बोला जाता है। अब यहां तक कि मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके आगे देखते हैं। तीसरी चीज अपन पढ़ने वाले हैं वो है ट्रेट्स। ट्रेट्स ये क्या होता है भाई? यानी कैरेक्टरिस्टिक्स का, हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो देखने को मिलते हैं, जैसे मान लो कोई लंबा है, कोई गोरा है, कोई काला है, ऐसा बोलते हैं ना। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल रहे हैं, यानी उनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, उसी को ही अपन ट्रेट्स बोलेंगे। यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ या एक्सप्रेस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉन एज ट्रेट्स। यही बात इसके अंदर लिखने वाले हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स occur in the form of traits, ये लो ट्रेट्स। यानी जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ट्रेट की फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे हाइट ऑफ द प्लांट है,
हाइट ऑफ द प्लांट। अब हाइट ऑफ द प्लांट, ये हमारा जो मान लो हाइट है वो किसी प्लांट की हाइट है, वो हो सकता है लॉन्ग प्लांट हो, तो ये जो लॉन्ग के रूप में रिप्रेजेंट हुआ है ना, वो कहलाता है ट्रेट, उसको कहेंगे ट्रेट। या फिर मान लो कोई कलर है, वो कैसा शो हो रहा है ना, तो ये जो कलर शो हो रहा है या फिर लेंथ शो हो रही है या फिर कुछ और शो हो रहा है, वो जिस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, उसी को अपन कहेंगे ट्रेट, उसी को अपन कहेंगे ट्रेट। अब ये नोट डाउन कर लो फटाफट। चलो ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो अपना पोर्शन है वो है एलील। एलील, अब ये एलील किसको बोलेंगे भाई? अब जैसे मान लो हाइट की फॉर्म के अंदर, हाइट की फॉर्म के अंदर अगर मान लो कोई कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहा है, वो हाइट का दिख रहा है, लेकिन उस हाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हो सकता है कोई लेंदी हो या फिर कोई छोटा हो या फिर कोई मजला हो, हाइट अलग अलग तरह की हो सकती है ना। उसी तरीके से किसी भी कैरेक्टर्स की, कोई भी कैरेक्टर्स होता है, उसके दो या दो से अधिक जो उसके ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शनों को ही अपन कहेंगे एलील। किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स के एलील के बारे में देखो, वापस देखो, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स के मोर देन टू या मोर देन टू या मोर देन, वापस देखो देखो एलील को डिफाइन कैसे करेंगे? किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स के टू या मोर देन टू ऑप्शन जो अवेलेबल होते हैं, उसी को ही अपन कहेंगे एलील। कैसे डिफाइन करने वाले हैं एलील को? देखो, एलील का मतलब होता है किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स का टू या मोर देन टू ऑप्शंस अवेलेबल होना ही, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स का टू या मोर देन टू कैरेक्टर उपलब्ध होना ही क्या कहलाता है? एलील कहलाता है। टू या मोर देन टू ऑप्शंस ही एलील कहलाएगा। तो अपन कहेंगे टू और मोर देन, टू और मोर देन टू या तो दो या फिर दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू ऑप्शंस टू और मोर देन टू ऑप्शंस ऑफ ए कैरेक्टर्स is known as allele। किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स के दो से ज्यादा ऑप्शन, दो या दो से ज्यादा ऑप्शन उपलब्ध होना ही क्या कहलाता है? एलील कहलाता है। एग्जाम्पल, जैसे हाइट का देखो, जैसे हाइट है वो एक ट्रेट है, अब ये तो है एक ट्रेट, ये एक ट्रेट है, लेकिन इस ट्रेट के ऑप्शन देखो क्या क्या, या तो है, हो सकता है वो शॉर्ट हाइट का हो, या ड्वार्फ भी बोल सकते हैं, ड्वार्फ, या फिर हो वो लेंदी, लेंदी या फिर टोल बोल दो। तो हाइट एक ट्रेट है, लेकिन इस हाइट के कितने ऑप्शन, हाइट कैसी हो सकती है? ड्वार्फ भी हो सकता है, टोल भी हो सकता है। ये जो एक से ज्यादा, एक से ज्यादा हमारे पास ऑप्शंस हैं, उन्हीं को अपन बोलेंगे एलील। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपन नेक्स्ट पोर्शन के ऊपर मूव करेंगे।
नेक्स्ट पोर्शन है मेंडल चूज। मेंडल ने क्या चूज किया? 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, यानी मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का चूज किया उसी को अपन स्टडी करने वाले हैं। तो मेंडल चूज 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। Mendel chose 7 contrasting characters for his experiment. अच्छा, जो भी चूज किए उनको अब अपन लिखने वाले हैं, उनकी एक टेबल भी बनाएंगे। तो देखो वो 7 कैरेक्टर्स कौन कौन से थे, ऐसे करके साथ में टेबल बना लो। यहाँ पे लिखो सीरियल नंबर और फिर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सीरियल नंबर। यहाँ पे लिखो कैरेक्टर, या फिर इसको ट्रेड्स भी बोल सकते हैं, ट्रेड्स। क्या लिखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ट्रेड। एक यहाँ पे ट्रेड का जो नाम है वो लिखने वाले यहाँ पे। इस वाले के अंदर लिख लेना डोमिनेंट, डोमिनेंट कैरेक्टर, और इसके अंदर लिख लेना रेसेसिव, रेसेसिव कैरेक्टर। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख दिया। देखो टेबल के अंदर 4 चीजें आने वाली हैं। पहले सीरियल नंबर लिख दो 1 2 3 4 5 6 7, 1 से लेके 7 तक। कैरेक्टर का नेम है वो यहाँ लिखने वाले हैं कि कौन सा कैरेक्टर लेने वाले हैं। फिर उसमें डोमिनेंट ट्रेट क्या है या डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, डोमिनेंट या रिसेसिव ट्रेट क्या है या फिर रिसेसिव। अब ये कैरेक्टर नाम आएगा या ट्रेट नाम आएंगे, ये बार बार आएंगे, तो इनको लेके ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ये आएंगे बार बार। ये कैरेक्टर या ट्रेट का नाम है, ये डोमिनेंट है, वो रिसेसिव है। सबसे पहले देखो फ्लावर कलर, फ्लावर का कलर। अब इसमें अलग अलग पेन भी यूज करें क्योंकि ये तो यूज करने वाला ही है। कलर देखते हैं। फ्लावर का जो कलर था उसके अंदर जो डोमिनेंट था, डोमिनेंट के अंदर इसने वॉयलेट, डोमिनेंट फ्लावर का कलर वॉयलेट था, वो डोमिनेंट था। जबकि वॉयलेट लिखो या फिर इसको पर्पल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि जो रेसेसिव ट्रेड था वो था वाइट। कैसा था? अब वाइट तो यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा, इसलिए मैं इसको वाइट की जगह पे लिख रहा हूं, ये वाला कलर ले रहा हूं। सीरियल नंबर 1 पे है फ्लावर का कलर वॉयलेट या फिर वाइट। डोमिनेंट के अंदर वॉयलेट आएगा, रेसेसिव के अंदर वाइट लिख दोगे। अच्छा, नेक्स्ट फ्लावर पोजीशन।
फ्लावर की पोजीशन है वो कहाँ देखने को मिलती है? इसके अंदर आ जाएगा एक्सियल, या फिर इस वाले के अंदर आ जाएगा टर्मिनल। एक में एक्सियल और एक में टर्मिनल। तीसरे नंबर पे सीड कलर, एक बार सारे लिख देते हैं, सीड सीड शेप, सीड कलर है और सीड शेप है। पोड, पोड यानी पत्ती, कलर या फिर पोड शेप। और 7वें नंबर पे जो कैरेक्टर है वो प्लांट की प्लांट हाइट। हो गया। फ्लावर कलर के अंदर वॉयलेट है और व्हाइट है। फ्लावर पोजीशन के अंदर एक्सियल है और टर्मिनल है। सीड कलर के अंदर, सीड का कलर कैसे हो सकता है? जो सीड डोमिनेंट होगा यानी अच्छा सीड होगा ना, वो होगा येलो कलर का। और अगर मान लो रेसेसिव है, वो इसमें आ जाएगा ग्रीन। ग्रीन सीड कलर येलो और ग्रीन, येलो है वो डोमिनेंट है, रेसेसिव है वो ग्रीन है। सीड शेप, सीड की क्या देखते हैं? शेप देखेंगे। सीड की शेप कैसी है? क्या चीज है? शेप कैसी है? तो सीड की शेप कैसी है इसके अंदर देखो, सीड की शेप में आ जाएगा राउंड। सीड शेप अगर सही है तो राउंड होगा, वरना होगा रिंकल्ड। रिंकल्ड। फिर पोड का कलर, पोड का कलर यानी पत्ती का कलर अगर सही है तो होगा ग्रीन, ग्रीन हो जाएगा। और अगर सही नहीं है तो येलो। मतलब सही नहीं है, सही नहीं का मतलब क्या होता है? डोमिनेंट कैरेक्टर है वो तो ग्रीन है, जबकि रेसेसिव कैरेक्टर का मतलब येलो है। पोड शेप, शेप अगर मान लो इनफ्लेटेड, सीधी, पोड का शेप इनफ्लेटेड है, इसका मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर है और कंस्ट्रिक्टेड है। मतलब पोड शेप के अंदर, डोमिनेंट के अंदर तो आ जाएगा इनफ्लेटेड, और पोड शेप में रेसेसिव कैरेक्टर के अंदर आ जाएगा कंस्ट्रिक्टेड। कंस्ट्रिक्टेड। फिर प्लांट की हाइट, अगर डोमिनेंट की बात करें तो इसमें तो आएगा टॉल, और रेसेसिव में आ जाएगा ड्वार्फ। ड्वार्फ, एक टॉल है और एक ड्वार्फ है। अब देखो वापस एक बार रिवीजन करवा रहा हूं, वापस देखते हैं आज हमने कहां से शुरू किया था। हाँ, सबसे पहले देखो मैंने आज है ना कुछ डेफिनेशंस करवाई आप लोगों को। सबसे पहले डीएनए के बारे में पढ़ा था। तो डीएनए के अंदर अपन ने क्या देखा? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म है, और रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी कैरेक्टर, मेनली हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिलता है, और बैक्टीरिया के अंदर सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जिसको प्लास्टिड कहते हैं। फिर इसके बाद में हमने देखा था जिन के बारे में। फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को अपन क्या कहेंगे? जिन बोलेंगे। और इट डिसाइड और कैरेक्टर्स, ये हमारे कैरेक्टर्स को क्या करता है? डिसाइड करने का काम करता है। इसमें हमने एक और भी चीजें लिखी थी डीएनए के अंदर, देखता हूं एक बार, रुको। हाँ, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए ये डिसाइड करता है हमारे जेनेटिक कैरेक्टर्स को, और मेंडल ने इसको फैक्टर कहा था, जबकि जॉनसन ने इसको जिन नाम दिया। ये देखा था। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा ट्रेड्स के बारे में। अब जो भी ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से हो रहा है, वो आ जाएगा ट्रेड के अंदर। एग्जाम्पल में जैसे किसी प्लांट की हाइट है, हाइट ऑफ द प्लांट, ये एक ट्रेट है, ये एक ट्रेट्स का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? ट्रेट का।
जबकि ये लॉन्ग है, ये सारे जो आगे जो एग्जाम्पल देखने को अपने को मिलेंगे वो सारे एग्जाम्पल आएंगे किसके, एलील के। फिर एलील यानी किसी भी ट्रेट के दो या दो से ज्यादा ऑप्शंस होते हैं उसी को अपन क्या बोलेंगे, एलील। जैसे हाइट के दो हैं, शॉर्ट है, ड्वार्फ है या फिर टॉल है। फिर हमने देखा कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए 7 कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब एक अगर डोमिनेंट है तो दूसरा रिसेसिव है। सबसे पहले फ्लावर का कलर उसने वॉयलेट लिया डोमिनेंट के अंदर और रिसेसिव के अंदर व्हाइट लिया। फिर फ्लावर की पोजीशन एक्सियल या फिर टर्मिनल, एक्सो के ऊपर है या फिर टर्मिनल साइड के अंदर, टर्मिनल है या फिर एक्सो की साइड में है। सीड का कलर येलो या फिर ग्रीन। अब सीड अगर येलो है इसका मतलब वो डोमिनेंट है, ग्रीन है इसका मतलब रिसेसिव है। सीड की शेप है वो राउंड है, इसका मतलब डोमिनेंट, रिंकल्ड है इसका मतलब रिसेसिव। पोड का कलर ग्रीन है तो डोमिनेंट और येलो है इसका मतलब रिसेसिव। पोड की शेप इनफ्लेटेड है मतलब डोमिनेंट और कॉन्स्ट्रिक्टेड है वो रिसेसिव। और प्लांट की हाइट टॉल है इसका मतलब डोमिनेंट, और प्लांट की हाइट अगर ड्वार्फ है इसका मतलब वो रिसेसिव ट्रेट है। तो आज की क्लास के अंदर अपन इतना ही पढ़ने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी मिल जाए। थैंक यू।